ऑलराइट, गुड आफ्टरनून। और मैं वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स तुम्हें। और आज का जो टॉपिक है और भी इम्पोर्टेंट है। देखो, लास्ट टाइम हमने आपको सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में हमने आपको क्या बताया? सॉल्यूशंस में देखो, हमने आपको बताया कि कोई भी जब लिक्विड होता है, जब मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ तो उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। ठीक है जी, होते हैं दो चीजें। बाइनरी सॉल्यूशंस की हाँ बात जी। कर रहे हैं। तो अगर अभी तक जो आपने सॉल्वेंट, जो दो लिक्विड सॉल्यूशन लिए थे राउरसला में, दोनों के वेपर बने थे, दोनों वोलेटाइल थे। दोनों क्या थे? वोलेटाइल। तो उनका वेपर प्रेशर बना था। और टोटल वेपर प्रेशर हमने जो निकाला था वो सम ऑफ दी वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ दी टू कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बेस पे हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन बताए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताए, और डेविएशंस बताई। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, दोनों टाइप के आपको बताए। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो स्टूडेंट, कि अगर मैंने कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में। देखो, सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने क्या ऐड किया? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो अब क्या होगा? अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में ऐड कर दूंगा सॉल्वेंट में तो क्या होगा? देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होगा? सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। बोलो, सही है या गलत है? हाँ जी सर। क्यों होगी? देखो, आपको पता ही है कि ये आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये आपके पास पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सॉल्वेंट है मेरा, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का आपने कहा कि वेपर प्रेशर हमने आपको दिखाया है, आप इसको कंटेनर को क्लोज कर देते हो, क्लोज कर देते हो। तो इसके ऊपर इसके वेपर्स बने हुए हैं, इसके वेपर्स बने हुए हैं। तो उसका वेपर प्रेशर आप मेजर कर लेते हो जब इक्विलिब्रियम हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो होगा क्या कि अगर इसके अंदर स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई और पार्टिकल्स डाल दिए सल्यूट वाले, सल्यूट के मैंने सल्यूट डाल देता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ ब्लैक कलर। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? सल्यूट के पार्टिकल डाल दिए। ये सल्यूट है ब्लैक कलर वाले, इसमें सल्यूट आ गया, सल्यूट मैंने डाल दिया इसमें। अब ये जो सल्यूट है स्टूडेंट, ये ब्लैक वाले जो है, ये सल्यूट वाले, ये नॉन वोलाटाइल है। मतलब इसके वेपर बनने वाले नहीं है। अगर इसके वेपर नहीं बनेंगे तो होगा क्या? नॉन वोलाटाइल सल्यूट है ये वाले जो मैं दिखा रहा हूँ, काले वाले। तो इसके तो वेपर बनने नहीं है। तो फिर क्या होगा? वेपर प्रेशर। अब ये जो सरफेस के ऊपर जहां से ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे स्टूडेंट, गैस फेज में, वेपर फेज में, उनका नंबर कम हो गया, उनका नंबर कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। तो व्हाट विल हैपन? यू आर सेइंग देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाती है स्टूडेंट्स जब मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करता हूँ किसी भी सॉल्वेंट में। तो ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं स्टूडेंट, वो डिपेंड करती हैं। ऐसे सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिन्हें हम बता रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितना ज्यादा मैं सोल्यूट ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा लोअरिंग होने वाली है वेपर प्रेशर में। ये नहीं डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मैंने सोल्यूट ऐड किया है। इसमें मेनली क्या हम कह रहे हैं कि इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ऐसी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर स्टूडेंट, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। उन्हें क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो हमारा जो ये सारा डिस्कशन है अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इनके इसके एप्लीकेशंस और इनके यूजेस जो है मॉलिक्यूलर डिटरमिन मास डिटर्मिनेशन के लिए किए जाते हैं।
किए जाते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर कनेक्टेड विद द डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम स्टडी कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पर्पस के लिए, क्या हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है जी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आपने कहा सर मैंने शुगर ऐड कर दी, मैं क्या, अच्छा ठीक है। शुगर क्या सॉलिड है, इसके तो वेपर्स क्या बनेंगे, इसके तो कोई वेपर बनेंगे नहीं सॉलिड से। आपने कहा मैंने ऐड कर दिया साल्ट NaCl, अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अब आपने यूरिया ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, यूरिया। इस तरह से आपने इनके अंदर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए। तो नॉन वोलेटाइल जब मैं सब्सटेंसेस इनमें ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन सब का कारण क्या हुआ कि ये जो सोल्यूशन है उसके अंदर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गई। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो ये क्या 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 चेंजेस करेगा बाकी प्रॉपर्टीज में। कौन सी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से स्टूडेंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया तो क्या होने वाला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो सही है या गलत है। हाँ जी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है। एक लिक्विड है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। जब लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जब उसका वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक का मेरा प्रेशर है, मान लो मैं कह रहा हूँ 1 एटमॉस्फेयर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके इक्वल हो जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का। वहां पर लिक्विड और वेपर्स के अंदर इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा, तो वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मैंने सोल्यूट डाल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और क्या प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है स्टूडेंट जो हम इसमें स्टडी करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आते हैं, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, उस समय वहां पर क्या होता है, फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन का सॉल्वेंट से कम हो गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर हो जाएगा। देयर इज अ डिप्रेशन का मतलब लोअरिंग हो जाएगी, लोअरिंग हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट में, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, इंक्रीज हो गया बॉइलिंग। अगर वाटर के अंदर तुमने साल्ट डाल दिया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुम कह रहे हो, एट 25 डिग्री से मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आप कह रहे हो वो है 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। तो अगर उसमें मैंने डाल दिया साल्ट या शुगर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ेगा वो हम देखेंगे बहुत। देयर विल बी इंक्रीज, उसी को बोलते हैं एलिवेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था तो 0 से नीचे आ जाएगा, माइनस में आ गया, -0.5 -0.6, इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया किसी भी सोल्यूशन में। और इसमें हम ये मैंने वेपर प्रेशर की बात की है, तो इसमें हम ये भी स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग की, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब लोअरिंग डिवाइडेड बाय द टोटल ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी हम स्टडी करेंगे इसी में। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, आपने ऑस्मोसिस का नाम सुना है। ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ, व्हाट इज ऑस्मोसिस स्टूडेंट। एक डिफ्यूजन तो आपने सुना है कि मैंने एक इंक आपने इंक जो है वो पानी में डाली, धीरे धीरे वो कलर सारे पानी में फैल जाता है, वो तो फैलता है, यस और नो, हाँ फैलता जी। है। ये मैंने एक वाटर लिया स्टूडेंट, ये वाटर है, इसमें आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एक इंक का ड्रॉप डाल दिया, ये लो, ये इंक ब्लू कलर का एक ड्रॉप डाल दिया इंक। तो ये क्या होता है कि ये पार्टिकल्स धीरे धीरे करके सारे सोल्यूशन में फैलने शुरू हो जाते हैं। बोलो फैलते हैं
एक धीरे धीरे स्लोली ये कलर सारा ब्लू होता जाता है। होता है पानी का कलर ब्लू, हाँ ये जी। डाई जो होती है ये फैलती जाती है। तो ये तो जो एक तरीके से इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन हो रहा है कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो डिफ्यूज हो रहे हैं वाटर के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ ऑस्मोसिस होती है स्टूडेंट। ऑस्मोसिस क्या होती है कि जो एक सॉल्वेंट होता है, अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में फ्लो होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपके जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, सेल्स हैं, इनमें भी होता है ऑस्मोसिस। होता है यस और नो? जो सेल्स होते हैं हाँ जी। उनके अंदर भी वाटर होता है स्टूडेंट, और बाहर भी आप जो पानी पी रहे हैं तो वो ऑस्मोसिस होती रहती है, एक्सचेंज ऑफ लिक्विड होता रहता है। और जो मेम्ब्रेन उसकी होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपने कहा सर एक तरीके से ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। तो यहाँ पर अगर मेरे पास देखो ये सॉल्वेंट है प्योर, और यहाँ पर कोई सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट किस में ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है। तो ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस तरफ। तो इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसके कारण एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या कि उतना ही प्रेशर मैं अप्लाई करूं कि ये प्रोसेस को बंद कर दूं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी स्टूडेंट्स, इनको ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स? That depend upon the concentration of the solute molecules or ions, but not upon the identity of the solute. तो ये सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैं कह रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक। ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जल्दी बताओ क्या है ये? कॉलीगेटिव कोलिगेटिव। ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड ऑन ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कह रहा हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, भाई सोल्यूट के नेचर पे नहीं, उनके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो हम इनको स्टडी करने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने लोअरिंग नहीं कहा, रिलेटिव लोअरिंग कहा है, उसका मतलब क्या है अभी बताने जा रहे हैं, फार्मूला बताएंगे आपको। और कौन सी स्टडी करूंगा मैं? एलिवेशन इन, मतलब आपने पानी में साल्ट डाल दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, आपने पानी में साल्ट डाल दिया तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आपको पता है जो आइसक्रीम वाले होते हैं, जो आइसक्रीम कुल्फी जमी हुई देखी है आपने कभी, वो जो शादियों में, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, वो आइस के ऊपर ना वो डाल देते हैं साल्ट, नमक डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुल्फी नहीं जमती, लेकिन उसमें जब साल्ट डाल देता हूँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उससे नीचे आ जाता है, -1 -2, तो उससे कुल्फी जम जाती है और उसमें जमी रहती है। तो वो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हमने कम कर दिया साल्ट को ऐड करके। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम बता ही रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है ये कैसे होती है, और इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें न्यूमेरिकल हमारे को आएगा एग्जाम में। लेकिन न्यूमेरिकल में हम क्या सॉल्व करवाएंगे आपसे, क्या निकलवाएंगे? मॉलिक्यूलर मास। देखो जो सोल्यूट है उनके मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए ये यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मास, M2 मैं कह रहा हूँ सोल्यूट का। मतलब आपको मैंने एक कंपाउंड दे दिया, मैंने कहा जी इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ये कंपाउंड अननोन है आपके लिए, अननोन है, ये तो मैंने आपको सोल्यूट पकड़ा दिया, तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, हम फार्मूला भी अभी आपको डिराइव करके दिखाएंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज का मैं यूज कर सकता हूँ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अननोन सोल्यूट। ऐसे सोल्यूट जिनके बारे में हमें पता नहीं है, केमिस्ट्री में हम करते ही हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं अननोन कंपोजिशन का।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि हमारा जो डिस्कशन है स्टूडेंट वो सर एक बार ऊपर दिखा दो। देख लो, सारा नोट कर लो, ये डेफिनेशन नोट कर लो, और ये फार्मूले हमने आपको बताए हैं क्या क्या होते हैं, और ये भी बताया कि एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इनके एग्जांपल भी हमने आपको दिखाए। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आपको पता है कार के अंदर रेडिएटर डालते हैं, हम रेडिएटर डालते हैं, नीला नीला वो होता है ना, ब्लू कलर का, जिससे कि कूलिंग होती है आपके इंजन की, कार की। तो वो इथिलीन ग्लाइकोल वो एक होता है, एक ब्लू कलर का लिक्विड पानी में डाल देते हैं, वो जब हम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है वाटर, तो फिर वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसीलिए वो कूलेंट के रूप में काम आ जाता है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है स्टूडेंट। और ये जब जहाँ पे भी स्नोफॉल्स होती हैं, वो बर्फ जहाँ भी बड़ी बड़ी बर्फ गिरती है, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें वो डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, तो वो फिर बर्फ जो है उसका लिक्विड बन जाता है, तो आपको रोड्स रोड्स जो होती हैं जो बर्फ से ढक जाती हैं उनको क्लियर कर देते हैं। जो बहुत हिली एरियाज हैं जहाँ बहुत सारी स्नोफॉल्स होती हैं, वहां पर ये कर सकते हैं, करते भी हैं रोड्स को क्लियर करने के लिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे साल्ट डाल देते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए सारा नोट स्टूडेंट्स। हो गया सर। अच्छा, हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो अभी तक हम दोनों को समझ में आई, आपको समझ में आई कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जब हम ऐड कर देंगे सल्यूट, क्या ऐड कर देंगे स्टूडेंट, सल्यूट ऐड करेंगे, और ये सल्यूट कौन सा है, नॉन वोलाटाइल है, इसके तो वेपर बनने ही नहीं, किसमें ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है, तो आपने कहा जी वेपर प्रेशर तो कम हो गया, किसका, सोल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लोअर हो गया, किसका, सोल्यूशन का, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर P0, अगर मैं ये कहूं P01 था वेपर प्रेशर स्टूडेंट प्योर सॉल्वेंट का, किसका, प्योर सॉल्वेंट, और P1 अगर वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, किसका है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, कंपोनेंट 1 का, क्योंकि 2 तो वोलेटाइल ही नहीं है, तो लोअरिंग हो गई है, मतलब P1 जो है वो लोअर देन P10, यही कह रहे हो ना। तो डेल्टा P कितना हुआ, लोअरिंग कितनी हुई फिर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी हुई फिर, बताओ कितना डिक्रीज हुआ, P10 P10 माइनस P1, ये हुआ आपका डेल्टा P, कम हो गया ना, बोलो सही लिखा मैंने। और जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है, मतलब डेल्टा P बाई P10, इसे क्या बोलूंगा मैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी के कारण स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने बताया कि दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट, कि मैंने क्या किया, आपने शुगर को, स्टूडेंट शुगर एक सॉल्यूट है, ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया वाटर में, ये मेरा वाटर है, इसमें आपने शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स 1 मोल डाला था शुगर, 1 मोल मैंने कह रहा हूं, मैंने मान लो 1 मोल या X मोल डाले हैं पानी में, तो कितने गए वो X मोल शुगर के। लेकिन अगर मैंने, समझ लीजिए शुगर की बजाय स्टूडेंट मैंने डाल दिया NaCl। अब NaCl और इनमें क्या फर्क है बताओ, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब बताओ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट, बोलो क्या होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो आयोनाइज नहीं होते,
आयंस नहीं बनते, लेकिन ये तो आयंस बना देगा। जैसे ही पानी में डालोगे ये टूट जाएगा। मैंने वाटर में डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये मैंने क्या कह दिया, आयोनाइज हो गया स्टूडेंट, डिसोशिएट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। जी। अब क्या हुआ कि मैंने तो एक डाला था पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे कितने बन गए, 1 जमा 1 2। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, लेकिन मैंने तो थ्योरेटिकली एक डाला था, लेकिन यहाँ पे तो 2 बन गए। कितने बन गए, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो गए। तो मेरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यूज करूंगा फर्दर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी चेंज हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट जब मैं करूंगा, ऑब्जर्व वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, 1। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है कि ये तो 2 में टूट गया, ये तो 2 में टूट गया। तो अब इसके लिए उन्होंने हमने क्या किया, एक वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया स्टूडेंट, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि ये इसलिए दिखाया गया कि कोई ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो आयोनाइज हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो एसोसिएट कर जाते हैं। जो एसोसिएट, क्या क्या तुम बता सकते हो ऐसे एग्जांपल जहां पर एसोसिएशन हो जाती है? यहां पर हुई है डिसोसिएशन, हुई है। NaCl ले लो, जैसे NaCl है, KCl है स्टूडेंट, ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं स्टूडेंट, आयोनाइज हो जाते हैं, ये बिखर जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो इनके पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं जैसे आप इनको डाल दोगे वाटर में। कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो एसोसिएट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं स्टूडेंट आपस में। आप एग्जाम्पल, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पता है कि वो क्या करते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं डाल दूंगा स्टूडेंट हेक्सेन में, तो वो डाइमर बना देता है। क्या करता है, डाइमर बना देता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एस्टिक एसिड था स्टूडेंट, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं, अगर आपने इनको स्टूडेंट बेंजीन में डाल दिया, बेंजीन एक लिक्विड है, तो ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले मैंने, मान लो 1 मोल डाला, तो अब क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब आपको दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये देख रहे हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर। ये मैंने मैंने जितने भी डाले थे, मान लो ये 2 थे तो यहाँ 1 बन गया, ये डाइमर बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हुई है, एसोसिएशन। तो मैंने तो 2 डाले थे, वो 1 बन गए अंदर जाके। तो देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो गया। इसमें नहीं हुआ क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया में भी नहीं हुआ, अगर शुगर है, यूरिया है, इनमें कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुई, इनमें कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के मैंने आपको दिखाए जो कि डिसोशिएट कर सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में स्टूडेंट वो डाइमर बना लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ट्राइमर बना लेंगे। मान लो 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो चेंज हो गए मेरे, बोलो हुए क्या नहीं हुए, तो पार्टिकल्स का नंबर चेंज हो गया। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक वोल्टा फैक्टर हमने बनाया है जिसे आयोटा या आई भी कहते हैं, आई। तो ये वोल्टा फैक्टर क्या होता है कि जितने पार्टिकल्स बने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट। इनिशियली मैंने 1 डाला था, बन गए 2, जब डिसोशिएट हो गया तो आई को हमने डिफाइन कर दिया। जैसे यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली प्रेजेंट। बात समझ में आई कि देखो NaCl में क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, जल्दी बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने हो गए NaCl में, 1 जमा 1 2 बने थे, और डाला मैंने 1 था, मैंने 1 डाला था, ये 1 और 1 2 बन गए, बने 2, यस और नो। तो ये कितना, इसका वैल्यू आया 2। तो यहाँ पर अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता तो फिर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करनी पड़ती है निकालने के लिए स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस केस में क्या हुआ
कि मैंने डाले, आपने 50 मॉलिक्यूल डाले इसके, लेकिन वो तो आपस में डाइमर बन गए तो 25 रह गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू, ये डिसोसिएशन वाला केस है। क्या हुआ यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, इरेजर चेंज, यहाँ पर ये किसका केस है, डिसोसिएशन वाला। तो आई की वैल्यू देख रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है। और अगर मैं ये कहूं कि एसोसिएशन हो गई है स्टूडेंट, जैसे कि ये CH3COH में हुई है, तो अब क्या हुआ है, आई की वैल्यू, मैंने तो जितने, अब पहले मैंने 1 डाला था तो कितने रह गए, हाफ, जितने डाला तो डाइमर बन गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन हाफ होगी, पहले 1 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाफ। तो अगर इस केस में ना तो ये टूटे ना ये डाइमर बना, तो जितने मैंने पार्टिकल डाले थे उतने ही रहे। अगर मैंने 1 डाला था तो फाइनल भी 1 रहा। शुगर में क्या हुआ, आपने वाटर में डाल दिया, 1 डाला था तो वो शुगर ही है, वो टूटा नहीं, 1 ही रहा। तो इसमें आई की वैल्यू कितनी आई, बोलो 1/1। तो आयोटा एक फैक्टर है, इसे कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालेंगे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली, तो ये वाला फिर हम यूज करेंगे आई की वैल्यू, उसे बोलते हैं मॉडिफाइड इक्वेशंस। मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन यूज होने वाली है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए। किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। तो उसके लिए हम फिर आई का फैक्टर निकालेंगे, मतलब वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे उन केसेस में जहां पर वो इलेक्ट्रोलाइट हैं डिसोशिएट हो गए, या ऐसे कंपाउंड जो एसोसिएट हो गए। तो ये दोनों चीजें हैं, इसलिए हमने वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया। जिन सब्सटेंसेस में एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होती, उनकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, एसेंशियली 1। बात समझ में आई। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि यूरिया, शुगर, इनके केस में कुछ भी टूटने वाला नहीं है, तो उनकी आई की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए वो हमें इक्वेशन में करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा बता दिया, जो इन डिटेल में हम इसके बारे में और डिस्कशन आगे करेंगे। तो आई को वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड व्हेन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड एंड द कंसंट्रेशन एज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। ठीक है, तो मैंने जो इनिशियल डाला था मास से, वो नीचे आया, और जो बन गए पार्टिकल्स बढ़ गए या इंक्रीज हो गए, वो ऊपर आया, इसको हम कहते हैं आई। उसी को हमने क्या बोला, वांट ऑफ फैक्टर। और इट विल बी 1 व्हेन देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बोलो ये बात समझ में आ गई। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि 100% आयनाइज होगा, या 100% हो सकता है 100 में से सिर्फ 90% आयनाइज हो, बाकी ना हो। तो फिर इसलिए हम अल्फा की वैल्यू का यूज करते हैं, जिसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। किसको यूज करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में फर्दर डिस्कशन अभी होगा जो हम बताएंगे आपको। और वैसे एक तरीके से एक फार्मूला मैं आपको बता दूं कि जनरल फार्मूला हम जो है निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक मॉलिक्यूल था, वो डिसोशिएट हो गया। क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। कितने में, n पार्टिकल्स में। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक मैंने लिया था कोई भी मॉलिक्यूल, और वो टूट गया। कितना, ए कितने बन गए उसके प्रोडक्ट, कितने बने, ये टूट गया जब रिएक्शन हुई। चलो मैं इसको ऐसे दिखा दूं और आसान कर दूंगा। इसको समझना है और कुछ नहीं, मैं इसके समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल, एक ऐसा सब्सटेंस था, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, टूटेगा। मान लो मैंने इसको डाला तो इसके प्रोडक्ट बने P1 P2, ऐसे ये टूटता गया, 2 में टूटा, 3 में टूटा, या जितने में भी टूटा। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये n में टूट गया, n पार्टिकल्स बन गए। कितने बने, n पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो पानी में जाने में टूट जाते हैं। बोलो टूटते हैं, यस और नो। यस। कितने परसेंट टूटा, 100% तो बहुत कम टूटते हैं। जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl, KCl,
ये तुमने लिखा एग्जाम में या नहीं लिखा तो मैं समझूंगा भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। या फिर वो लिखेगा भाई ये 90% आयोनाइज हुआ, 95% हुआ, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्फा। अल्फा क्या होता है स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर एक यूनिट था तो उसमें कितनी फ्रैक्शन इसकी डिसोसिएट हुई, दैट मीन फ्रैक्शन आयोनाइज्ड स्टूडेंट और डिसोसिएटेड। फ्रैक्शन आयोनाइज्ड और डिसोसिएटेड, उसे अल्फा कहते हैं। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो होता क्या है कि मान लो स्टूडेंट मेरे पास ये ए है और इतने n पार्टिकल्स बन गए, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स बने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन गए, कितने में टूटा ये, n पार्टिकल्स। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने इसका 1 यूनिट लिया था शुरू में, तो शुरू में इसका 0 था, फिर जब इक्विलिब्रियम हो जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है, ये टूट जाता है। अगर मैं कह रहा हूं इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, एक यूनिट में से अल्फा जाते हैं, अगर इसके एक यूनिट में अल्फा जाते हैं तो इसका एक यूनिट है तो इसके एन बनते हैं। स्टेकोमेट्री क्या है, एक यूनिट से एन बनते हैं। तो अल्फा गया तो अल्फा से कितने बनेंगे, एन अल्फा। अल्फा से कितने बनेंगे, एन अल्फा। ठीक है, बोलो सही है गलत है। अगर इसकी कंसेंट, सही तो है। अगर इसके 1 माइनस अल्फा इसके एन अल्फा पार्टिकल बन जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन। कितने बन गए आफ्टर डिसोसिएशन, कितने बन गए स्टूडेंट इसके। तो टोटल कितना हुआ फिर, बिफोर कितने थे, बिफोर थे 1, बिफोर 1 थे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो गया तो इसके कितने बने टोटल फिर, 1 माइनस अल्फा प्लस एन। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला था हमने, आई को मैंने क्या डिफाइन किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। जितने मैंने डाले थे, जितने मैंने डाले थे, तो मैंने तो एक डाला था, लेकिन अल्फा इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो इसका क्या बन गया फिर, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाई 1। ये आई की वैल्यू आई इसकी। तो अल्फा की वैल्यू तो हमें गिवन होगी ना पेपर में, जो भी है कितने डिसोसिएट हुए। तो इसको और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इस इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा, तो अल्फा कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचा फिर, एन माइनस 1। तो फार्मूला इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई फिर, आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 स्टूडेंट। तो ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और आई क्या है, वांट ऑफ। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, एक फार्मूला बना सकता हूँ जनरल, ये कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट अगर मैंने कहा NaCl, मैंने आपको एग्जाम में कहा NaCl 100% आयोनाइज्ड है, नहीं लिखा तो आपको बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, मैंने एक डाला था, ये कितने बन गए, 2 बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए। तो हाँ जी। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, मतलब 100% आयोनाइज का मतलब क्या है, अल्फा इज यूनिटी। अल्फा क्या होता है, फ्रैक्शन आयोनाइज्ड, ये तो सारा ही का सारा ही आयोनाइज्ड है। तो अल्फा की वैल्यू 1 है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई माइनस 1। एन की वैल्यू कितनी है, कितने पार्टिकल बने हैं, 2 बने हैं, 2 माइनस 1। तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1, 2 आ गई। इसमें वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, बात समझ में आई, ने कैसे निकाला। तो एक जनरल फार्मूला बना दिया मैंने, किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अगर वो कहता है 50% आयोनाइज हुआ है, कोई भी सब्सटेंस 50% आयोनाइज हुआ है, तो फिर अल्फा की वैल्यू मैं 0.5 रख दूंगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस है स्टूडेंट, कोई भी साल्ट है ए बी, आप ये कह रहे हो कि ये 50% डिसोशिएट होता है, कितना होता है, 50% डिसोशिएट होता है। तो अल्फा की वैल्यू उसमें क्या आई, 50/100।
जितना डिसोशिएट हुआ डिवाइडेड बाई 100, तो 0.5 है अल्फा की वैल्यू। और यहाँ पे ए भी जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ए भी टूटा स्टूडेंट, ए प्लस और बी माइनस में, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो अब इसका कैसे निकालूंगा, फिर इसकी वैल्यू मैं निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी, देखो इसको एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5, मैंने आई की वैल्यू निकालनी है -1, एन कितने हैं 2 - 1, तो कितना बना, ये 1 हो गया, 0.5 इज इक्वल टू आई -1। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 + 0.5, यहाँ पे आई की वैल्यू 1.5 है। तो ये वांटा फैक्टर आ गया। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल हम लेके इनको निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर बिफोर। तो एक जनरल फार्मूला मैंने बना दिया ये डिसोसिएशन के लिए, ये नोट कर लिया, तो मैं आगे चलूं। हाँ जी। अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट, जिन केसेस में एसोसिएशन हो जाती है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने ये 2 डाले CH3COH, तो तुमने कहा ये तो जुड़ के एक बन गया, ये डाइमर बन गया किसमें, इन बेंजीन, इन सॉल्वेंट भी हमें बताना पड़ेगा, बेंजीन में मान लो बेंजीन एक लिक्विड होता है, उसके अंदर ये डाइमर बन गया स्टूडेंट, 2 के 1 बन गए, 2 के 1 बन गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए ना। तो अगर जनरल मैं कहूं कि मेरे पास n जुड़ के 1 बन जाता है, AN, n मतलब A प्लस A प्लस A प्लस ऐसे, इन्होंने आपस में जुड़ के एक ही मॉलिक्यूल बना दिया, एक ही मॉलिक्यूल बना दिया। तो अगर इनके इनिशियल मोल्स, अगर मैंने इनिशियल इसका स्टूडेंट 1 लिया, तो शुरू में तो ये 0 था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो जाती है कुछ समय के बाद, तो मैं कह रहा हूं कि इसका अगर एक डिग्री ऑफ, इसका क्या होगा, एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मान लो मैं इसको बीटा ले लेता हूं, अल्फा क्योंकि मैं यूज कर चुका हूं, तो ये अगर इसका इक्विलिब्रियम पर कम हो गया कितना, बीटा, बीटा अगर इसका कम हुआ तो इसका कितना होगा, ये तो एन का 1 बन गया, तो इसके कितने बनेंगे, बीटा बाई एन, कितने बन जाएंगे, कितना इसका कितना होगा, बीटा बाई एन। तो फिर इसका कितना बना, इसके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बने आफ्टर एट इक्विलिब्रियम, तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल स्टूडेंट्स आफ्टर एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन हुई है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन स्टूडेंट, विद एसोसिएशन से पहले कितने बने, तो कितना आएगा फिर आई की वैल्यू, ये कितना है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई ये 1 है शुरू में, तो ये कितना आ गया 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन। यहाँ पे मैंने अल्फा ही दिखाया है, तो इंस्टेड ऑफ अल्फा मैंने क्या, क्योंकि मैंने अल्फा डिसोसिएशन के लिए यूज किया था, इसलिए मैंने बीटा यूज कर दिया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस दिखाने के लिए। तो अब आपका फार्मूला क्या बना फिर, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ, बीटा कॉमन आएगा, तो 1 अगर मैं इसमें से स्टूडेंट बीटा कॉमन ले लूँ, बीटा कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बना फिर 1 बाई एन -1, ठीक है, इन दोनों में से, और ये आई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I - 1 इज इक्वल टू बीटा 1 बाई एन -1, तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I - 1 बाई एन -1 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया स्टूडेंट। अगर मैं ये कहूं कि ये एसिड है, और आपको मैंने कहा कि ये 100% एसोसिएट होता है, कितना 100% एसोसिएट होता है, तो आपने क्या कहा कि अगर इसके n थे तो ये कितने बन गए CH3COH H n
एन का एक बन गया, एन का एक बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी है, कितनी बताई मैंने, 1, क्योंकि ये 100% कह रहा हूँ। तो आई की वैल्यू फिर कितनी आई, आई -1, और ये कितना है, 1/n-1, ये 1 के बराबर है। तो आई -1 इज इक्वल टू 1/n-1 स्टूडेंट। तो आई की वैल्यू कितनी आई, आई -1 इज इक्वल टू, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1/n। तो अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये 2, अगर n की वैल्यू 2 है, दो इसके दो, ये दो जुड़ते हैं, मतलब क्या होता है, इसमें डाइमर बनता है, डाइमर बनता है। तो डाइमर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, n की वैल्यू 2 है, अगर ये डाइमर बना रहे हैं तो n की वैल्यू में अगर 2 रखूंगा तो कितना आएगा, i की वैल्यू 1/2। तो एसोसिएशन के केस में ये वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि जो मैं वॉल्टा फैक्टर की वैल्यू का एक जनरल फार्मूला भी बना सकता हूँ। तो 3 केसेस बताए मैंने। i = 1 का मतलब क्या हुआ, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ना तो कोई डिसोसिएशन हुआ ना कोई एसोसिएशन हुआ। और i की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हुई तो इसका मतलब डिसोसिएशन हुई, क्या हुई है, इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन। और i की वैल्यू लेस देन जब 1 आई है, इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएशन। तो इस तरह से मैं इनको जनरलाइज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ। तो आपने ये नोट कर लिया, ये सारा मैंने वॉल्टा फैक्टर के बारे में बताया। ये फार्मूला मैंने जनरल कर दिया ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जितनी भी इक्वेशन मैं बनाऊंगा वो मॉडिफाई हो जाती हैं जब हमारे जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैं वो क्या करते हैं, या तो डिसोशिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं सोल्यूशन में जाके। तो जो मैं प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो फिर क्या हुई, या तो इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो जब मैं उनके मॉलिक्यूलर मास एक्सपेरिमेंटली निकालूंगा तो वो एबनॉर्मल आएंगे, एबनॉर्मल आएंगे मतलब वो सेम नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये करेक्शन की जाती है, क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने बताई इसलिए यूज होती हैं, इसलिए यूज होती हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट इन प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालते हैं केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? आ गई सर। आपने नोट कर लिया है कि अभी कर रहे हो? कर लिया। अच्छा, वेरी गुड, बहुत फास्ट किया। अब हम पहली प्रॉपर्टी पर आ गए स्टूडेंट। ये तो एक मैंने वांटा फैक्टर बताया क्योंकि इसकी जरूरत थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता तो मैंने उसके जनरल फार्मूले भी बता दिए कि ऐसा क्यों हम कह रहे हैं। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल स्टूडेंट्स। जो भी आप सोल्यूट डाल कर रहे हैं, अगर तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है फिर तो उसका आई की वैल्यू 1 है, वॉल्टा फैक्टर 1 है, ना वो टूटा ना वो एसोसिएट हुआ, फिर मेरे सारे फार्मूले सीधे यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो वो टूटेगा। अगर 100% टूटता है जैसे स्ट्रॉन्ग है तो आई की, फिर हमें पता है कि हमें हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 है। और अगर वो एसोसिएट होता है जैसे कि डाइमर बन गए, ट्राइमर बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो डाइमर बना देते हैं, तो फिर उसके अंदर पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टडी कर रहा हूँ स्टूडेंट, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो वैल्यू चेंज आने वाली है, क्योंकि मैं उसको मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर रहा था। तो मेरा मॉलिक्यूलर मास भी फिर चेंज आएगी वैल्यू। तो इसीलिए उसकी जो हमने मॉडिफाई की इक्वेशन, मॉडिफाई की वो वेंटर फैक्टर से की गई, ये मतलब है, ताकि जो हमारे वैल्यूज हैं मॉलिक्यूलर मास के, उनको हम जो भी एबनॉर्मल आ रहे थे उनको नॉर्मल कर ले, उनको नॉर्मल कर ले, क्योंकि वो चेंज हो गए थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं स्टडी कर रहा हूँ, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उसे मैं कह रहा हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर। अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट, कि आप ये कह रहे हो कि देखो स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट टेम्परेचर है, केल्विन के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं, केल्विन क्या ये वाला लगता नहीं। तो ये मेरा केल्विन में टेम्परेचर है स्टूडेंट,
और ये मेरा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है। तो मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का किसी टेम्परेचर पे कोई वेपर प्रेशर होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बोलो बढ़ता है? हाँ जी। मैंने दिखाया था कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर से बढ़ता है लीनियरली, बताया था, एक इक्वेशन भी दिखाई थी क्लॉसियस क्लैपेरॉन। अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो उसका वेपर बढ़ेगा, बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सॉल्वेंट का है, क्या है, सॉल्वेंट का मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। तो एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का बढ़ रहा है स्टूडेंट। अब सोल्यूशन, सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया सोल्यूट, तो क्या बन गया, सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्वेंट में क्या डाल दिया तुमने, सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा डाला है, नॉन वोलाटाइल। कौन सा सोल्यूट डाला है, नॉन वोलाटाइल। बोलो मैंने सही लिखा? हाँ अगर जी। कोई गलती करूंगा तो बता देना। दिमाग बिल्कुल अटेंशन देना, 100%, मतलब दिमाग पूरा कंसंट्रेट करना, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। तो नॉन वोलाटाइल मैंने सोल्यूट ऐड करूंगा तो बताओ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा कम होगा, जल्दी बताओ। क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया, अब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बना है वो कम है या ज्यादा है, जल्दी बताओ इससे, ज्यादा है। है? वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या हुआ, बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा, बढ़ गया। बढ़ गया। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कैसे, बताओ? कम कम हो गया। अभी तो दिखाया था तुम्हें, हाँ जी, हाँ जी, कम हो गया। कम हो गया। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो लेस होगा, लोअर हो जाएगा। लोअरिंग कह रहा हूं ना, लोअरिंग कह रहा हूं बार बार। तो उसका ग्राफ कैसे आने वाला, इसके नीचे आने वाला, इसके नीचे आने वाला स्टूडेंट, बात समझ लीजिए। ये आया किसका, सोल्यूशन का, देख रहे हो, इससे नीचे आया वो कम है, लोअरिंग हो गई है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर P10 वेपर प्रेशर था किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी। और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1, किसका, सॉल्वेंट का ही तो होता है ना, और सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट का ही है, ये सब सॉल्वेंट के लिए ही है। वोलेटाइल कौन सा है, सॉल्वेंट, बोलो सही है। सोल्यूट नॉन हाँ वोलेटाइल है, जी। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है स्टूडेंट। तो ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है प्योर, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सोल्यूशन में है, ठीक है। बोलो मैं सही लिखा, हाँ अभी जी। तक तो कोई गड़बड़ नहीं की मैंने। नहीं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया जब मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ स्टूडेंट, टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ, टेम्परेचर को थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है। तो P10 जो है वो P1 से बड़ा है, तो कितना आया, P10 माइनस P1, ठीक है। P10 माइनस P1, ये डेल्टा P है, लोअरिंग। डेल्टा P क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये इसके बराबर आया, इसके बराबर आया, इसके बराबर। अब आपको पता है स्टूडेंट, P1 जो होता है, जो P1 होता है उसके बारे में आपको पता है कि ये क्या वैल्यू होती है P1 की। P1 क्या होता है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होता है, राउट्स लॉ ने क्या बताया था, P10 इंटू Chi1, राउट्स लॉ। बोलो ये सही है या गलत है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, इनटू द मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, P10 माइनस P1 की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, P10 इंटू Chi1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, P10 हाँ जी। 1 माइनस Chi1। और 1 माइनस Chi1 क्या होता है, आपको पता है, Chi1 प्लस Chi2 क्या होता है, 1। हाँ जी। तो फिर Chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi1। तो ये कितना आ गया, P10 इंटू Chi2। तो P10 को नीचे ले आता हूँ, ये बन गया डेल्टा P बाई P10 इज इक्वल टू Chi2 स्टूडेंट। ये ही तो फार्मूला मुझे चाहिए था। तो डेल्टा P बाई P10 को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर,
मैं ये फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये किसके बराबर आ रही है? इक्वल टू मोल हाइट। फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके सॉल्यूट के, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? which depends only on the concentration of the solute, which depend only on the number of particles of the solute। यही बताया आपको। तो फिर ये क्या हो गई? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इसने एग्जाम में पूछ लिया कि शो दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूले से क्या प्रूव हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLV, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का फार्मूला क्या होता है? Chi2 क्या होता है आपको पता है? N2 by N1 प्लस N2 स्टूडेंट। N2 क्या है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। N1 क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। बोलो सही है गलत है? और N2 की वैल्यू क्या होती है? W2 by M2। और N1 की वैल्यू क्या होती है? W1 by M1। W2 क्या है? मास ऑफ द सॉल्यूट। और M2 क्या है? M2 क्या स्टूडेंट? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये ग्राम्स में है तो ये क्या है? ग्राम पर मोल में है। ठीक है, और W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ग्राम्स में मैंने लिख दिया, चलो। और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके यूनिट्स क्या है? ग्राम पर। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ। सही लिखा है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ N2 by N1। तो N2 by N1 की वैल्यू मैंने यहाँ से लेनी है। N2 क्या है? N2 by N1 प्लस N2। तो इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ से लेनी है। ये क्या आ गया फिर? क्या आ गया? W2 by M2 डिवाइडेड बाई W1 by M1 प्लस W2 by M2। तो एक फार्मूला मेरे पास आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का स्टूडेंट फार्मूला। तो अगर मेरे को मॉलिक्यूलर W1 पता है, W2 पता है, M1 पता है, तो मैं M2 निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? M2 इस फार्मूले से। इस फार्मूले का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम इस फार्मूले से ये M2 निकाल सकते हैं। M2 क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें जब एक्सपेरिमेंट पे पता होती हैं तो ये M2 निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हम कर सकते हैं, इसको और भी सिंपल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टूडेंट, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत डाइल्यूट होते हैं स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट कम होता है, N2 इज लेस देन N1। यही मतलब है डाइल्यूट का कि सॉल्यूट बहुत कम है। तो N2 अगर N1 से कम है स्टूडेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1 लिख सकता हूँ। बोलो, अगर इसकी वैल्यू है, कुछ मोल्स है इसके और इसके बहुत कम है, ठीक है, मान लो इसके 10 है, इसके 0.02 है, तो मैं 0.02 को छोड़ सकता हूँ 10 के मुकाबले में, यस और नो? हाँ जी। तो हम फिर इसको सिंप्लीफाई फार्मूला भी एक बना सकते हैं। वो क्या बन गया फिर? डेल्टा P by P10 is equal to N2 by N1 for dilute solutions। तो ये फिर क्या बन गया? W2 by M2 divided by W1 by M। तो इस तरह से ये क्या बन गया स्टूडेंट? डेल्टा P by P10 is equal W2 by M2 into M1। नीचे क्या आ गया फिर? ये M2 नीचे आया, नीचे ये W1 है, तो ये एक फार्मूला और बन गया
फॉर dilute solutions, फॉर dilute solution बन गया, ठीक है। और हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मास m2 स्टूडेंट्स, क्या निकालना है m2। इसी का फिर m2 का फार्मूला क्या बन गया, m2 को, ये मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है स्टूडेंट, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, m2। m2 क्या होता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। तो ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, ये डेरिवेशन हमने किया और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर स्टूडेंट। ये किस लिए यूज होते हैं, ये इसलिए यूज होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, इससे हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ m2 स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो इसकी अगर सारी वैल्यूज मैं लिख दूंगा तो ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है एक्सपेरिमेंटली, और ये पता है तो मैं निकाल लूंगा। और जिन केसेस में वांट ऑफ फैक्टर यूज होगा, अगर वांट ऑफ फैक्टर यूज होगा तो सिर्फ यहाँ पर फार्मूले में क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर अगर लगाना है, अगर आपको एग्जाम में वो देगा आई, तो ये फार्मूला क्या बन गया, डेल्टा पी बाई P10 इज इक्वल टू आई का I2। ये मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई बस, और कुछ भी नहीं। तो अगर वांट ऑफ की फैक्टर की वैल्यू मुझे को गिवन है या दिया, तो मैं आई की वैल्यू रख दूंगा, बाकी सारा फार्मूला सेम। समझ में आया, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वेशन। तो मॉडिफाइड इसलिए करनी पड़ गई, अगर कुछ ऐसे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो टूट जाते हैं या एसोसिएट कर जाते हैं, तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो फिर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व वैल्यू कर रहे हैं, वो जो हमने सोचा था वो नहीं है, एबनॉर्मल है, वो वैल्यू थोड़ी एबनॉर्मल है, क्योंकि इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है। तो उसमें हम इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इन्हें बोलते हैं मॉडिफाइड इक्वेशंस, मॉडिफाइड कोलिगेटिव इक्वेशंस। तो ये आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है जल्दी से बताओ। नहीं सर। क्या सारा नोट कर लिया, हाँ जी। ठीक है। फिर ये लेक्चर खत्म हो रहा है और इसके बाद नेक्स्ट में मिलेंगे, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो होंगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके डेरिवेशन भी पेपर में आते हैं। ओके देन, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर।